Hi guys, welcome back to my channel. Before starting the discussion, please do like, subscribe and share my video. So let's start the discussion. Part of the chapter 2, New Kings and Kingdom. In this video we are specifically going to study about the Cholas. So अब तक जो हमने पढ़ा था वो बहुत जनरल पढ़ा हुआ था चोलास के बारे में. 6th क्लास में हमने चोलास का जिक्र किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो हमारे चोलास थे वो हमने पढ़े थे चोला, चेरा एंड पांड्यास. लेकिन यहाँ पे जो चोलास है उनके साथ चेरा और पांड्यास हम नहीं पढ़ रहे थे. देवर स्पेसिफिकली कॉल्ड इम्पीरियल चोलास. अब हम इम्पीरियल चोलास को पढ़ रहे हैं कि खासियत क्या है, ऐसा क्या करा था इम्पीरियल चोलास ने जितने इम्पोर्टेंट दी जा रही उन्हें. तो चोलास की इनको जो खासियत है ये है उन्होंने टेम्पल लेवल में चोलास ने काफ़ी सारे बहुत अच्छे टेम्पल बनवाए थे और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत इफ़ेक्टिव था. ठीक है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में लोकल बॉडीज़ को बहुत इंक्लूड किया गया था. एंड थर्ड इज़ एग्रीकल्चर. इनका एग्रीकल्चर भी काफ़ी इफ़ेक्टिव था. सबसे पहला सवाल, अब इतना हमने देख लिया कि हम 3 बेसिक पॉइंट्स हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हाउ दे गॉट राइज टू पावर. ठीक है, तो जो चोलास थे पहले हमारे उरैयूर में रहा करते थे. नाउ दे केम टू थंजावुर. दे केम टू पावर इन द थंजावुर. इनफैक्ट थंजावुर में ही इन्होंने काफ़ी सारे टेम्पल्स बनाए हैं. तो हाउ दे गॉट सो मच ऑफ पावर. तो चोलास एक्चुअली कैसे पावर पर राइज करें. एक्चुअली एक माइनर चीफ फैमिली थी जिनको हम मुतब्बिर कहते हैं इन कावेरी डेल्टा. ठीक है, एंड ये मुतब्बिर किंग जो थे कावेरी डेल्टा में रहा करते थे और ये थे सबॉर्डिनेट ऑफ पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम. सो दे वाज सबॉर्डिनेट टू पल्लवा किंग्स. ओके, विजयलया. विजयलया इज द फर्स्ट किंग ऑफ द चोला डायनेस्टी कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम मुतर्रियूर. ठीक है, उन्होंने जो वो पहले उरैयूर में रहा करते थे लेकिन उन्होंने कावेरी डेल्टा को मुतर्रियूर से जीत लिया इन द मिडिल ऑफ 9th सेंचुरी. तो अब उन्होंने जीते तो वो पावर आ गई वहाँ पे उनके पास. तो दिस इज हाउ दे केम टू पावर. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट वाज द रोल ऑफ विजयलया. इम्पोर्टेंस ऑफ विजयलया. विजयलया ने क्या करा था, ही बिल्ड द टाउन ऑफ थंजावुर. विजयलया ने थंजावुर का टाउन बनाया था और उसमें एक टेम्पल बनाया था जो कि गॉडेस ऑफ निशुम्भासुदिनी का टेम्पल वहाँ बनाया था. ओके, नाउ लेट्स लर्न द स्पेलिंग. आई थिंक दिस इज वेरी टफ, सो प्लीज ब्रेक द स्पेलिंग. निशुम्भासुदिनी. तो लर्न इट इन 3 पार्ट्स. निशुम्भासुदिनी. ओके, अब विजयलया ने थंजावुर बना दिया, लेकिन जो सक्सेसफुल विजयलया थे उसने क्या करा, जो नेबरिंग रीजन्स थे वहाँ पे पावर ग्रो करी और उनका जो किंगडम था वो साइज में बढ़ाया. अब इतना हमने पढ़ लिया. अब ये इतना एक्सपेंशन किया इन्होंने, कैसे किया इतना एक्सपेंशन, हाउ द एक्सपेंशन टुक प्लेस. ठीक है, एक्चुअली बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी टाइम लाइन, क्योंकि जो हमारे बेसिकली 3 किंग्स थे उन्होंने करा था ये सारा काम, तो उनको हम उनके पार्ट में देख लेंगे. इन्होंने क्या करा था, फिर नॉर्थ एंड साउथ को अपना किंगडम का पार्ट बना लिया था. ओके, नॉर्थ एंड साउथ वर मेड द पार्ट ऑफ किंगडम्स. अब विजयलया के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो हमारा मेन किंग था. ठीक है, विजयलया की इम्पोर्टेंस हम जानते हैं. अब विजयलया के बाद हमारा नया सक्सेसर आता है वो है राजा राजा ओवन. ठीक है, अब ये डायरेक्टली इमीडिएटली विजयलया का सन नहीं था, मे बी इज़ द ग्रैंड सन और ग्रैंड सन ऑफ द विजयलया. ये बहुत ही मोस्ट पावरफुल रूलर कंसिडर किया जाता है. ही बिकेम किंग इन 1985 और उसने अपना जो कंट्रोल था वो मोस्ट ऑफ द एरियाज में एक्सपेंड कर चुका था. ही ऑल्सो रिकग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर. इसने अपने एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी और उसको बहुत बेहतर बनाया. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट राजा राजा वन. नाउ नेक्स्ट कम दी राजेंद्र वन. राजेंद्र वन वॉज द सन ऑफ राजा राजा वन. उसने राजा राजा वन की पॉलिसीज को कंटिन्यू किया और जो गंगा वैली थी उसको रेड किया और श्रीलंका को भी उसने रेड किया और बहुत सारे जो साउथ एशिया के कंट्रीज़ थे उनको भी उसने रेड किया. और इस वजह से उसने एक बहुत बढ़िया डेवलपिंग नेवी एक्सपेंडिशन
एक बहुत बढ़िया नेवी बिल्डअप करी थी। तो हमने वहाँ से 4 पॉइंट्स पढ़े थे, 3 से 3 पढ़े थे, हमने वहाँ चौथा पॉइंट हम भूल गए मिल रखना। सो जरा उसको हम देख लेते हैं वहाँ पे कि यहाँ पे हमारे 3 नहीं 4 पार्ट है चोलास के इम्पोर्टेंस के। पहला हमने देख ही लिया है टेम्पल डेवलपमेंट, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा एग्रीकल्चर और चौथा है हमारा नेवी। तो यहाँ पे हमारा एक नेवी भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। सो प्लीज़ गाइस, अभी टेम्परेरी लिख रही हूँ, बाद में इसमें परमानेंट चेंजेस से बना दूँगी। सो प्लीज़ मैं डू एड इन योर नोट्स कि यहाँ पे नेवी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट चोलास। ओके, अब हमने ये तीनों राजास के बारे में हमने टाइमलाइन के ऊपर देख लिया है। अब यहाँ की चोलास की एक बहुत इम्पोर्टेंट खास बात थी, एक ये बहुत अच्छी बात थी कि यहाँ पे ना टेम्पल्स बहुत, हमने देख लिया टेम्पल्स बहुत सुंदर हुआ करते थे और यहाँ पे ब्रॉन्ज स्कल्पचर की भी काफ़ी इम्पोर्टेंस थी। तो इन दोनों के बारे में हम देख रहे थे डिटेल में ज़रा कि यहाँ के टेम्पल स्ट्रक्चर और ब्रॉन्ज स्कल्पचर कैसे हुआ करते थे। व्हाई इज नॉट गेटिंग हाईलाइटेड, लेट मी चेक इट। ओके, so we will go study our splendid temples and bronze आते हैं। स्पेलिंग कर रहे थे, यहाँ पे डबल ई नहीं है, एल ही है, SPLENDID। ओके, अब ये जो टेम्पल्स थे इसके मामले में 2 टाउन्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। जैसे पहला तो हम जानते हैं थंजावुर एंड दूसरा है हमारा गंगाईकोंडा चोलापुरम। बहुत टफ सा नाम लग रहा है याद करने, लेट्स ब्रेक इट अगेन। तो पहला हमारा गंगा होता है, गंगा की स्पेलिंग सबको आती है, गंगा के साथ आई लगाना है, गंगाई। देन फिर हमें कोंडा, देन फिर चोला तो हमें पता ही है, फिर पुरम, वो तो हर किसी का पुरम बहुत सारे टाउन्स के आगे लगता ही है। तो गंगाई, कोंडा, चोला, पुरम। और यहाँ पे जो बनाए थे वो राजा राजा ने और राजेंद्र दोनों ने ही बहुत अच्छे आर्किटेक्चरल और स्कल्पचर्स मार्बल बनाए थे इन दोनों सिटीज़ के अंदर। अब चोलास के जो टेम्पल्स थे उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, बना रहे क्या इम्पोर्टेंस थी इनके टेम्पल्स की। टेम्पल्स और कोई बना सकता है, हम भी बना सकते हैं भी टेम्पल, तो बट क्यों इनके टेम्पल्स ने इम्पोर्टेंट क्यों थे? ये चोलास टेम्पल्स थे, ये बने थे न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट्स, लोग यहाँ पर आकर सेटल हुए। सो दे वर द फोकस ऑफ द सेटलमेंट। ओके, दे वर ऑल्सो द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, यहाँ पे बहुत सारा क्राफ्ट भी होता था, तो ये उसका सेंटर रही है। और जो टेम्पल्स थे उनको बहुत सारे ज़मीन मिल जाया करती थी रूलर्स से। रूलर्स यूज टू डोनेट द लैंड टू द टेम्पल्स, और काफ़ी और लोग भी जो टेम्पल्स को लैंड डोनेट कर दिया करते थे। तो टेम्पल्स वर ऑल्सो इंडोर्ड विद द लैंड बाय द रूलर्स एज वेल एज अदर्स। हाउ टू रन द टेम्पल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब टेम्पल तो बना दिया, उसको रन कैसे करेंगे? जो अभी हमने लैंड गिफ्ट किया था ना टेम्पल को, अब उसी से उसके रेवेन्यू से ही हम टेम्पल को चलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत हुआ करती थी जो कि टेम्पल को मेंटेन करने में काम क्या करते थे। वो क्या करते थे, और मेनी टाइम वो लोग टेम्पल के पास ही रहा करते थे, जैसे प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर, तो क्या सकते हो, वो तो हमने आज भी देखा है कि अगर तुम मंदिर के पास जाओगे तो पुजारी भी वहीं मिल जाता है, आपको फूल वाला भी वहीं मिल जाता है, एंड बाकी सब भी वहीं मिल जाते हैं। स्वीपर भी होता है सफाई के लिए मंदिर की। ठीक है, तो टेम्पल्स वर नॉट ओनली द प्लेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, अब हम समझ गए कि टेम्पल प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं थे खाली, वहाँ पे बहुत सारी और भी एक्टिविटीज चलती थी। ठीक है, तो टेम्पल्स वर द हब ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। तो जो टेम्पल के आसपास इकोनॉमिक लाइफ भी चलती थी, जैसे कि अब वहाँ पे जो फूल वाला है फूल आके बेचेगा। सोशल, जैसे सोशल लोग मिलते जुलते थे। कल्चरल लोग वहाँ पे हमने देखा वहाँ पे काफ़ी सारा क्राफ्ट वगैरह होता था, तो क्राफ्ट वॉज एसोसिएटेड विद द टेम्पल। ठीक है, अब टेम्पल्स के अंदर इमेजेस भी तो होंगे, ऐसे थोड़े ना है भगवान की मूर्ति के बिना टेम्पल मिल जाएगा। तो यहाँ पे ब्रॉन्ज इमेजेस यूज़ की जाती थी जो कि बहुत खास थी। चोला डायनेस्टी की जो ब्रॉन्ज इमेज थी वो बहुत ही खास थी, और इनको बनाने के लिए ना एक बहुत ही अच्छी इम्पॉर्टेंट टेक्निक यूज़ की जाती थी जिसका नाम है लॉस्ट वैक्स टेक्निक।
बेसिकली इस टेक्निक में करते क्या थे। ओके, फर्स्ट लेट मी रब दिस। इसमें क्या, इस टेक्निक में क्या करते थे, यहाँ पे हमने एक वो बना दिया। सपोज दिस इज़ अ मूर्ति, ये एक मिट्टी की मूर्ति बना दी हमने, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने क्या करा, एक्चुअली मिट्टी की नहीं, सॉरी, वैक्स की मूर्ति बनाई भगवान की। और वैक्स में तुम काफ़ी इजीली शेप कर सकते हैं ना वैक्स को, तो वैक्स की मूर्ति बनाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी लगा दी, ठीक है। दिस इज़ अ मिट्टी की कवरिंग ऑन द वैक्स की मूर्ति, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, और उन्होंने यहाँ पे कर दिया हीट, अब उन्होंने इसको हीट किया, ऐसे फायर लगा दी। माई फायर इज़ नॉट सो गुड बट आई थिंक इट वुड वर्क अगेन। अब इस फायर से क्या होगा, ये जो हमारी वैक्स हमने इसके अंदर मूर्ति बनाई है वो मेल्ट हो जाएगी। तो एक छोटा सा यहाँ, ओके, छोटा सा यहाँ होल करके उस मेल्टेड वैक्स को निकाल दिया, और उसमें क्या भर दिया उन्होंने, उसमें भर दिया मॉल्टन ब्रोंज। एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। ओके, यहाँ से अभी हमने खाली करा है, तो यहाँ हमने भर दिया इसके अंदर मोल्टन ब्रोंज, सॉरी माय ब्रोंज गॉट आउट। ओके, अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये ब्रोंज हो जाएगा फ्रीज। उसके बाद हम ये मिट्टी की कवरिंग हटा देंगे, ठीक है। वैक्स तो टूट जाती है अगर हमने पहले हटाई होती मिट्टी कवरिंग, लेकिन अब तो आराम से हटा सकते ना। तो बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनती थी इससे, और यहाँ की जो मूर्तियाँ थी वो बहुत फेमस थी। ये जो इनकी मूर्ति बनाई गई थी, इनको फाइनेस्ट माना जाता था पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया की सबसे सुंदर मूर्तियाँ यहाँ बना करती थी, और जो मोस्ट ऑफ द इमेजेस थी वो डाइटीज़ की बनती थी, और कई बार ये लोग डिवोटीज़ की भी बना दिया करते थे, जैसे मीराबाई। हमने मीराबाई की भी काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह देखी हैं। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द टेम्पल्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर पार्ट अबाउट चोलास। ओके, हमने 4 पार्ट देखे थे। हाँ, नेवी का तो ज़्यादा है नहीं, क्योंकि वो जितना बता चुकी थी मैं वही था। अब टेम्पल देख चुके हैं, अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ का एग्रीकल्चर भी काफ़ी इफ़ेक्टिव था। तो इतना इफ़ेक्टिव एग्रीकल्चर इन्होंने बनाया कैसे, ठीक है। अब वैसे भी चोला एम्पायर इतना बड़ा कैसे हुआ, चोला एम्पायर इतना बड़ा हुआ क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर में नए डेवलपमेंट्स किए। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कावेरी रिवर जो है वो डेल्टा बनाती हैं। बिफोर एंटरिंग इन द बे ऑफ बंगाल, काफ़ी सारी ब्रांचेस में टूट जाती हैं। तो यहाँ पे कावेरी रिवर से काफ़ी अच्छा फर्टाइल एरिया मिलता है, क्योंकि ये अब इसने छोटे छोटे चैनल्स में ब्रेक तो हो गई। ये चैनल्स कई बार क्या कर जाती थी, ओवरथ्रो कर जाती थी, ठीक है। लाइक अपना बाढ़ आ जाना, अपनी नदी में कभी पानी ज़्यादा हो गया तो वो ज़्यादा बह गया, आसपास के एरिया में फैल जाता था, और इस वजह से जब वो ऐसे बाढ़ आती थी तो वो वहाँ के सॉइल को फर्टाइल कर देती थी। तो कावेरी डेल्टा के जो एरिया का सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल है, ठीक है। और जो हमारा कैनाल से वाटर आता था वो हमारे चैनल्स, जो चैनल्स पढ़ते हैं वही चैनल से स्पेलिंग रहती है। तो ये जो वाटर आती थी चैनल से, ये हमारी नेसेसरी थी मॉइस्चर देने के लिए भी। सो दिस ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड द मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली फॉर कल्टिवेशन, ठीक है। तो एक तो उसने ऑलरेडी सॉइल को फर्टाइल कर दिया, दूसरा पानी से हमारे एग्रीकल्चर को मॉइस्चर भी मिल रहा है। तो यहाँ पे वैसे तो जो एग्रीकल्चर था वो हमारे अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में बढ़ना शुरू हो ही गया था, बट इट वॉज 5th and 6th century दैट दिस एरिया वॉज ओपन फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन। तो 5th and 6th century में ये एरिया लार्ज स्केल कल्टिवेशन के लिए ओपन किया गया था। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अब हमने कहा से बाबा फ्लड आ जाती थी। अब ये तो अच्छा है, वो फर्टाइल कर रही है हमारे एरिया को, बट इट्स नॉट ऑलवेज गुड कि अगर तुमने क्रॉप उगाई हुई है उस टाइम पे फ्लड आ जाएगी तो सारी क्रॉप्स ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए फ्लडिंग को प्रिवेंट करने के लिए इम्बैंकमेंट बनाए गए थे। इम्बैंकमेंट मतलब किनारे, नदी के किनारे बना दिए थे, ठीक है। बड़ी बड़ी बाउंड्री बना दी नदी के किनारे,
और कैनाल्स बनाई गई थी। कैनाल्स और बेसिकली गड्ढा खोद दिया जाता है नदी के किनारे से कि वहाँ से पानी का फ्लो मुड़ जाए और आज जहाँ पानी चाहिए वहाँ चला जाए। ठीक है, इस वजह से कई सारे एरियाज में एक साल में 2 क्रॉप्स उगा दी जाती थी। ठीक है, इन मैनी केसेस ये बहुत ज़रूरी था कि क्रॉप्स को आर्टिफिशियली वाटर दे जाए। जैसे राइस को पानी बहुत चाहिए होता है, तो वो सिर्फ अपने मॉइस्चर से काम नहीं कर सकता, उसको पानी देना पड़ता है अलग से। इसलिए बहुत सारे मेथड्स इरिगेशन के भी डेवलप किए गए, जैसे कि वेल्स डग किए गए, गड्ढे कुएँ खोदे गए, और अलग एरियाज में ह्यूज टैंक बनाए गए थे। ठीक है, ताकि वो रेन वाटर्स को कलेक्ट कर सकें। अब हम सॉरी ये पार्ट यहाँ नहीं आना चाहिए था, बट कोई नहीं, आप प्लीज़ बेयर विद इट। टेम्पल्स की सिग्निफिकेंस क्या रही? ठीक है, नाउ लेट्स सी द significance of temples. I think there is some error. I will just correct it and then add it in the PDF and then add the PDF in the description box. But this is not significance of temples. Actually, this is about this agriculture. कि अब हमने इतना सारा एग्रीकल्चर करने का सोच तो लिया इरिगेशन, बट कैसे होगा ये सब कुछ? क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए थी हमारे पास? प्लानिंग दिस ऑल रिक्वायर्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज। लेबर्स और रिसोर्सेज को भी बहुत ऑर्गेनाइज करना पड़ता, और ये इन सब काम को मेंटेन करना था और डिसाइड करना था कि वाटर कैसे शेयर किया जाएगा। तो दिस वॉज अ इम्पॉर्टेंट टास्क। सो दिस वॉज नॉट ऑल ईजी कि हम सोच रहे हैं कि इरिगेशन ऐसे ही हो गया। So there were lots of work to be done for this. Now who started these activities? अब ये एक्टिविटीज़ को स्टार्ट किसने किया? ये मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स ने स्टार्ट करी, और कई बार जो विलेज में पीपल रहा करते थे वो भी सारी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर दिया करते थे। ठीक है, नाउ कम द एडमिनिस्ट्रेशन. So we have covered the 2 parts of our cholas. Now let's come to the 3rd part, and I suppose the lecture is going to be soon ended. अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ये लोग करते थे, हाउ इट गॉट ऑर्गेनाइज्ड. अब यहाँ पे ना सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स था, जिसको हमने बोला गया है उर. ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिएगा, आपसे 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज उर, दैट इज सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स, जो कि प्रॉस्परस बन गए यानी रिच हुए विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर. ठीक है, अब पीजेंट्स तो रिच होंगे ही जब एग्रीकल्चर स्प्रेड होगा. अब अभी उनके जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं वो मिलके क्या बनाती हैं? नाडू. ओके, तो व्हाट इज नाडू? ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए हमने, दोनों ग्रुप्स की डेफिनेशन. ओके, अब जो विलेज काउंसिल है और जो नाडू है, इनके बहुत सारे सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हुआ करते थे. ठीक है, अब वो जैसे डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस, वो इंसाफ किया करते थे, फैसले लिया करते थे, कोई झगड़ा हो जाता है गांव में, और टैक्स भी कलेक्ट किया करते थे. अब यहाँ पे कहते हैं जो रिच पीपल्स थे वेलेला कास्ट के, उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया करते थे जो हमारे नाडू के अफेयर्स होते हैं. ठीक है, कि एक्चुअली जो सारा कुछ नाडू के जो कामकाज होते थे वो सारे ये रिच पीपल्स संभालते थे वेला कास्ट के, अंडर द सुपरविजन ऑफ चोला गवर्नमेंट. ठीक है, अब चोला के लिए कुछ रिच लैंडओनर को टाइटल दे दिए, जैसे मोवेंडा वेलन. ठीक है, तोड़ लो, मोवेंडा वेलन. वेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स. ठीक है, जैसे क्लास 6 की हिस्ट्री में है कि बेसिकली यहाँ पे 3 चोला चेरास एंड पांड्यास. सो मोवेंडा वेलन इज द person who is serving the 3 kings. Now next is Arya, who is also known as chief. ठीक है, और उनको ये मार्केट नहीं है, मार्क्ड है, so many errors. ठीक है, so please take it. और उनको entrusted with them offices of the states the center. उनको important office दे दी स्टेट्स के और उनको इंटरेस्ट किया सेंटर पे. अब नेक्स्ट टॉपिक है सर कि इनकी टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या हुआ करते थे. यहाँ पर क्या था, 400 डिफरेंट टाइप्स के टर्म्स थे टैक्सेस के लिए. तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे 400 तरह के टैक्सेस लिए जाते थे, तो कितनी इंपॉर्टेंस होगी, है ना. तो दिस वॉज अनदर रीज़न फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन.
और उसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो टेक्स्ट यूज़ किया जाता वो था वेटी, जो कि लिया जाता था फोर्स लेवर्स में, इन टर्म्स ऑफ द फोर्स लेवर। और दूसरा था हमारा कदमाई, जो कि था लैंड रेवेन्यू, क्योंकि सुबीक लेवर था वेटी फोर्स लेवर एंड कदमाई लैंड रेवेन्यू। अब देखते हैं हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ लैंड क्या हुआ करते थे। सो प्लीज़ लाइक वी हैव टू जस्ट study the types of text lands with actually their names are very tough to be remember, so let's focus on that. That is, first is Velan Vagai. Sorry, this is I think that I not done. Velan Vagai, जो कि था लैंड नॉन ब्राह्मण में, ब्रह्मदेव लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, ओके। शाला भोगा लैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, देवदान और त्रिनुमट्टे कन्नी, that was land gifted to temples, and Pallichandam, that is land gifted to Jain institution. अब ब्राह्मण्स ने लैंड रिसीव किया एज अ ब्रह्मदेव, ठीक है। तो उनकी जो ब्राह्मण्स की सेटलमेंट्स थे वो लार्ज होते चले गए, है ना। और हम एक ब्राह्मण ने अपनी एक असेंबली बना ली, सभा और प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। तो इस वजह से ब्राह्मण प्रॉस्परस होते चले गए। अभी जो असेंबलीज थी ये बहुत एफिशिएंटली वर्क किया करती थी। देयर वाज सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन, गार्डन एंड टेम्पल एक्सेट्रा। और इन सब के बारे में जो डिटेल्स थी वो सारी इंस्क्रिप्शंस में लिख दी जाती थी डिटेल्स में। वो किस पे? स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स के ऊपर, ठीक है। अब तक हमने देखो हम ये थोड़ा चार्ट पढ़ लेते हैं। पहले ये एम्पायर के अंदर हमने उर पढ़ा, जो कि पीजेंट्स की कम्युनिटी है। सभा अभी हमने देखा ब्राह्मण्स की कम्युनिटी है। और नाडू क्या है हमारा? उर को मिला के नाडू बन जाता है। कि उर अगर हमारे 3-4 उर मिला दिया जाए तो नाडू बन जाएगा। अब चौथी कम्युनिटी हम पढ़ेंगे अभी आगे, नगरम, जो कि ट्रेडर्स की कम्युनिटी है, ट्रेडर्स का ग्रुप है, ओके। सो अभी हमने देखा था कि सभा बनाई जाती है ब्राह्मण्स की। अब हु वर द members, none of numbers. I need to change a lot in this PDF. Who were the members of the कमेटी? कैसे चूज़ किए जाते थे? तो ये क्या कहते थे, एक पाम लीफ ट्री की लीफ के ऊपर सबके नाम लिखे जाते थे, एक के ऊपर एक, ऐसे सारे लीव्स के ऊपर लिखे जाते थे नाम। और एक छोटे से बच्चे से हर कमेटी के लिए एक लीव को निकलवाते थे, उसमें जिसका नाम आता था वो सिलेक्ट कर लिया जाता था, ठीक है। तो अब तक हमने देख लिया कि हमने पीजेंट्स का देख लिया, ब्राह्मण्स का देख लिया। अब हम देखते हैं ट्रेडर्स के एसोसिएशन। टाउन्स कैसे रन किया जाए? अभी थोड़ी ना हर जगह गाँव होंगे, शहर भी तो होंगे। तो टाउन्स को रन करने के लिए हमारी एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर हुआ करती थी, जिसको हम नगरम किया जाते हैं, ठीक है। और अब हमें बोला इंस्क्रिप्शंस लिख दिए जाते थे। तो इंस्क्रिप्शंस हमें कहाँ मिले? तो हमारा एक एग्जाम्पल है उत्तर में चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, यहाँ से हमें इंस्क्रिप्शन मिला है। तो ये एक हमारा एग्जाम्पल हो जाता है कि हमें कहाँ से इंस्क्रिप्शन मिलते थे। So I think we have come to the end of this chapter. So guys, I hope you would have liked the video and you would have enjoyed it. So please do like, subscribe and share. And हो सके तो प्लीज़ encourage me for more such videos. अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो मुझे आगे बताएं कि मैं इसके आगे सीरीज़ कंटिन्यू करूँ। प्लीज़ encourage me guys, please.